1947 से पहले का भारत गुलामी, भेदभाव और गरीबी की बेड़ियों में बंधा हुआ धीमी सांसें ले रहा था। अंग्रेज़ों के 200 साल के अत्याचारों से चोट खाया हुआ भारत सोने की चिड़िया से गरीबी की खाई में जा गिरा था। 15 अगस्त 1947 की सुबह वो रोशनी लेकर आई जिसने भारत की गुलामी और अत्याचार के 200 साल के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। भारत देश कागजों पर तो स्वतंत्र हो गया था, मगर क्या भारत में रहने वाले लोग आज़ाद हुए थे या फिर वो गुलाम थे जातिवाद और भेदभाव से पीड़ित सोच से। इसी भेदभाव को खत्म करने की कोशिश का नाम है संविधान। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द salient फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So welcome to the episode 3 of Indian Polity series by Aryan IAS। हमारे संविधान का सबसे पहला salient फीचर संविधान के बनाए जाने की प्रक्रिया से ही उठता है। संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन कर उनमें से काफी प्रोविजंस भारत के संविधान में भी जोड़े हैं। फर्स्ट salient फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 2 शताब्दियों तक राज किया। 200 साल तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए संविधान पर चलता रहा, इसलिए ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी प्रोविजंस हमारे देश के संविधान में भी देखने को मिलते हैं। इसका कारण था कि हम ब्रिटिश सिस्टम से काफ़ी हद तक परिचित थे। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो पहला प्रोविजन अडॉप्ट किया वो है पार्लियामेंट्री फंक्शन इन इंडिया, दूसरा है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और तीसरा वहाँ का कैबिनेट सिस्टम, और साथ ही साथ उनका इलेक्शन मेथड विच इज़ नोन एज FPTP यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। इसका मतलब होता है कि जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी इलेक्शन जीतेगी। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स नंबर जैसे 20% या फिर 60% सीट्स आपको जीतनी पड़ेंगी। ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम और प्रोसीजर फॉलोड बाय रूल ऑफ लॉ भी अपने संविधान में शामिल किया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि पूरे देश में एक ही नागरिकता हो। इसके उलट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देश की सिटीजनशिप के साथ साथ स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो हमने वहाँ से भी काफ़ी प्रोविजंस को अपने संविधान में शामिल किया है। उनमें से पहला प्रोविजन है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। भारत में रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को अमेरिकन सिस्टम से अडॉप्ट किया गया है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशंस भी अमेरिकन सिस्टम से मोटिवेटेड है। देखा जाए तो अमेरिका में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जिसको भारत ने भी संविधान बनाते हुए अडॉप्ट किया और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करी। भारत में फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। हिंदुस्तान का जुडिशियल रिव्यू सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ बायकैमरल लेजिस्लेचर भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। बायकैमरल लेजिस्लेचर यानी वो लेजिस्लेचर जो 2 हाउसेस से मिलकर बनी हो, जैसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और द सेनेट मिलकर वहाँ की पार्लियामेंट बनाते हैं। उसी तरह भारत में भी यही सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। भारत में कुछ स्टेट्स में भी बायकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। इन स्टेट्स में 2 हाउसेस यानी कि विधानसभा और विधान परिषद मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती हैं। इसी तरह हमने और भी बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से उनके प्रोविजंस अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। जैसे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। फेडरलिज्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, स्टेट की पावर्स को इक्वल तरीके से डिफरेंट लेवल्स पर बांटना फेडरलिज्म कहलाता है। भारत में 1975 में इंदिरा गांधी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को भारत की न्यायिक व्यवस्था में शामिल करने की कोशिश करी है। इसका मतलब है देश लॉ के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी राजा की मनमर्जी से। रशिया से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी हैं। वो सभी दायित्व नागरिकों को देश के प्रति निभाने हैं। संविधान निर्माताओं ने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से हो सकता है कि संविधान में कुछ बदलाव करने पड़े। इस बात का ध्यान रखते हुए हमने संविधान का अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इतने सारे देशों से अलग अलग प्रोविजंस अडॉप्ट कर संविधान निर्माताओं ने संविधान को और बेहतर बनाने की कोशिश करी। यही कारण है कि हमारी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था और सुदृढ़ होती चली गई। यही कारण है कि भारतीय संविधान देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक बराबरी और न्याय की गारंटी देता है। संविधान निर्माताओं के दूसरे देशों के संविधान से अलग अलग चीजों को अडॉप्ट करने के फैसले ने भारत के संविधान को और ताकत दी, लेकिन ये फैसला संविधान निर्माताओं की आलोचना का भी कारण बना। भारतीय संविधान और इसके निर्माताओं पर आरोप लगे कि संविधान तो दूसरे देशों के संविधान की एक नकल है, जिसे आपने हमारे देश का नाम दे दिया है। बट दिस इज अ रॉन्ग नोशन। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि हिंदुस्तान का संविधान दूसरे देशों के संविधान की एक कॉपी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो अनटचेबिलिटी भारत में न जाने कब से चली आ रही है। and untouchability is something that is highly concentrated to Indian society. Article 17 provides provisions related to abolition of untouchability. भारत हमेशा से ही वो देश रहा है जिसमें अलग अलग प्रकार के कल्चर और रिलीजन प्रैक्टिस करे जाते रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
भारत के जिन इलाकों में ट्राइबल यानी आदिवासी लोग भारी संख्या में मौजूद हैं, उन इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के हिसाब से करे जाना ट्राइबल कल्चर के प्रोटेक्शन की एक पहल है। इसी तरह आर्टिकल 16 क्लॉज 4 says that state can make provisions in the favor of backward classes in India. Article 136 of Indian Constitution is about the special leave petition powers. Similarly, Article 15 क्लॉज 3 में महिलाओं और बच्चों के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। ये सभी प्रोविजंस यूनिक हैं और इन्हें भारत के संविधान के अलावा किसी और देश में नहीं देखा जाता। तो ये कहना कि भारत का संविधान दूसरे देशों के संविधान की सिर्फ एक कॉपी मात्र है, कहना पूरी तरह से गलत होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन एलिगेशंस पर कहा कि इस समय पर जब दुनिया के बहुत से संविधान लिखे जा चुके हैं और जो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल हैं वो दुनिया के सभी अच्छे संविधानों में मौजूद हैं, अब नए सिरे से सब कुछ लिख देना और ऐसा सिर्फ इसलिए करना क्योंकि संविधान को अलग और नया दिखाना है, ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है और ना ही प्रैक्टिकल है। काफी देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के काम को कम करने के लिए और देशों के प्रोविजंस को अपने देश की जरूरतों के हिसाब से ढालकर संविधान में ऐड किया। आगे अपनी बात पूरी करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि जिन लोगों ने संविधान को और देशों के संविधान की एक कॉपी माना है, मुझे यकीन है कि उन लोगों ने संविधान को सही से पढ़ा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने अपना दायित्व बड़ी जिम्मेदारियों से निभाया है। So to impose such allegations to produce a blind copy is totally wrong and a result of inadequate study of the Constitution. Now we will come to the second salient feature of the Constitution, which is that Indian Constitution is the lengthiest Constitution in the world. भारतीय संविधान को दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बाहर कहीं लेने जाएंगे तो वो आपको पतली सी किताब पकड़ा देगा, लेकिन भारत का संविधान काफी ज्यादा बड़ा है। इसमें ओरिजिनली संविधान के तैयार होने तक 395 आर्टिकल्स थे और आज की तारीख में 448 आर्टिकल्स हैं। इसी वजह से भारत में सिर्फ दो ही तरह के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एक तो लॉयर्स और दूसरे यूपीएससी की तैयारी करने वाले। हमारे संविधान के इतना बड़े होने की काफी वजह है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टेट और यूनियन के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं भारत में एक ही संविधान से स्टेट सहित पूरा देश चलता है। भारत के संविधान में एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारतीय संविधान में एससी, एसटीज और ओबीसी के लिए प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं। भारत के संविधान में इलेक्शन से लेकर इमरजेंसी प्रोविजंस तक को शामिल किया गया है। संविधान निर्माता किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे आगे चलकर देश में फिर कभी अंग्रेजों के समय की तरह हमें गुलाम न बनना पड़े। ये सारे कारण हैं जिन वजह से भारत का संविधान इतना ज्यादा लंबा है। थर्ड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूनाइटेड किंगडम में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वहाँ के लॉज कलेक्टिवली एक जगह नहीं लिखे गए हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान को एक स्पेशली अपॉइंटेड बॉडी ने लिखा है एंड इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। यूके का पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाता है वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। वहीं भारत के पार्लियामेंट के पास दो तरह की पावर्स हैं जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। जो अमेंडमेंट संविधान को बदल दें उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, और जो अमेंडमेंट संविधान को ना बदलें उन्हें हम ऑर्डिनरी लॉज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी, सीआरपीसी, criminal amendment bill, farm laws, etc. These laws are imaginary scattered all over the place. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लिखे थे और इन्हें मदर लॉ कहते हैं, और जो बाकी ऑर्डिनरी लॉज हैं वो इन मदर लॉज से अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की वजह थी, जिन देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है वहाँ पर पार्लियामेंट इतनी ताकतवर हो जाती है कि हर दिन संविधान को बदलती है। इससे पार्लियामेंट के करप्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद वो कई मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है, और वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से सरकार इतनी ताकतवर है लेकिन फिर भी वहाँ पर लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। इसका कारण है वहाँ पर लोगों के बीच संविधान के प्रति इज्जत है। यूनाइटेड किंगडम के लोग डेमोक्रेसी को तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं जब से भारत के लोग राजा महाराजाओं की पूजा कर रहे थे। वहाँ पर सरकार को पता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे। यहाँ भारत की तरह नहीं कि आईपीसी 124A के तहत सेडिशन का चार्ज लगाकर भेज दिया जेल लोगों को, या फिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करने लगे। ये सब वो लॉज हैं जिनको अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। तिलक एंड गांधी वर ऑल्सो जेल्ड बिकॉज ऑफ सच लॉज। अंग्रेज लोग ने तो ये लॉज कब के अपने देश के संविधान से हटा दिए, मगर हम आज भी उन लॉज को ढो रहे हैं और अपने देश के सिटीजन के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। यूके में 1930s के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, और यहाँ भारत में किसी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ट्वीट कर दिया तो लगा दिया उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज। इसके बाद पूरी बार काउंसिल उसके साथ खड़ी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट करे तो क्या करे, फिर कोर्ट ने उस एडवोकेट पर 1 रुपए का फाइन लगाया। अब वो एडवोकेट दिखा रहा है कि देखो मुझ पर 1 रुपए का फाइन लगाया है। हमारे देश में डेमोक्रेसी के प्रति कोई इज्जत नहीं है, हम आज भी इमेच्योर डेमोक्रेसी है। यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद कई मामलों में भारत से अच्छी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करी जा रही है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं वो लोगों के बजाय स्टेट के हाथों में वेस्टेड होती हैं।
अगर स्टेट करप्ट हुई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड किंगडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलती है, लेकिन कंट्री के हेड राजा या रानी होते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने भर के लिए है, असल में तो वहाँ भी पार्लियामेंट के हिसाब से ही देश चलता है। मोनार्की वहाँ पर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि हमने तुम पर एक समय राज किया था। इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड है। अमेरिका में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट अमेरिका से पहली बार आया था। अमेरिका में भी अंग्रेजों ने राज किया था। आगे कोई हुकूमत अमेरिका पर राज ना कर सके, इसलिए उन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम अडॉप्ट किया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा संविधान जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं। भारत में पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद पार्लियामेंट फोर्स में आई। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट के कोई प्रोविजन बनाने से वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। ब्रिटेन पार्लियामेंट अपनी हर बैठक के साथ संविधान लिखती है, वहीं भारत और अमेरिका का संविधान स्पेशली अपॉइंटेड बॉडी ने लिखा है। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें स्टेट की पावर्स नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर दिल्ली से बैठकर पूरे देश की समस्याओं का समाधान करना मुमकिन नहीं है। जब भारत देश में मुगलों का राज था तब उनका शासन भी काफी सेंट्रलाइज्ड था। उन लोग ने अपनी गलती समझी, लेकिन इसके बाद पावर्स को इतने लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पूरा मुगल साम्राज्य टुकड़ों में बट गया। दिल्ली से बैठकर देश के दूर किसी लोकल एरिया की समस्याएं हल करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। देश के हर इलाके का कल्चर, रिसोर्सेज, क्लाइमेट अलग अलग हैं और इनकी समस्याओं का समाधान भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, नागालैंड की समस्याएं कर्नाटका से अलग हैं और केरला की समस्याएं दिल्ली से अलग हैं। इसी वजह से संविधान में फेडरलिज्म का बेसिक फीचर होना बहुत जरूरी है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता हो डिफरेंट लेवल्स पर। अब आते हैं अपने पांचवें सेलिएंट फीचर की तरफ। सो द फिफ्थ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। भारत का संविधान अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 200 सालों में सिर्फ 27 बार अमेंड हुआ है और इस तरह भारत का संविधान 75 सालों में 106 बार अमेंड हो चुका है। भारत का संविधान लेकिन ब्रिटेन से ज्यादा रिजिड है। ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इनसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होना स्वाभाविक है। संविधान को ना तो बहुत ज्यादा रिजिड होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अडेप्टेबल टू चेंज। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान के अनरिटन होने की वजह है कि इनका संविधान 13वीं सेंचुरी के आसपास लिखा गया था, जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत के संविधान बनने के बाद इसमें पहला अमेंडमेंट 1 साल बाद ही हो गया था, जब नेहरू कैबिनेट ने कोर्ट से मिल रहे लीगल चैलेंजेस की वजह से संविधान में ही अमेंडमेंट करके अपने एक्ट को लीगल साबित कर लिया। इस घटना ने उस समय काफी गलत ट्रेंड सेट किया था। ये तब है जब हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो न जाने सिटीजन्स के बेसिक राइट्स कैसे सुरक्षित रहते। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर सिक्स्थ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ये वो एरिया है जहाँ पर ब्रिटेन के इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। भारत ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करी जा रही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें कंपल्सरी लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए। इससे भारत में देखने को मिलता है। भारत में मिनिस्टर को किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, तभी वो मंत्री बन सकता है। ट्रेडिशनल रूप से यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन कुछ मिनिस्टर राज्यसभा से भी होते हैं और जैसे कि हम जानते हैं राज्यसभा इलेक्टेड नहीं बल्कि एक नॉमिनेटेड बॉडी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था, वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य थे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इस सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड मेंबर होते हैं। भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो कि इनडायरेक्टली भारत के लोगों द्वारा ही चुने गए हैं। पार्लियामेंट मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज नाम की एक बॉडी बनाते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। ब्रिटेन की मोनार्की ये बात जानती है कि अगर उन्होंने ज्यादा सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करी तो वहाँ की पार्लियामेंट उन्हें हटाकर बाहर कर देगी। भारत में क्योंकि एग्जीक्यूटिव को कंपल्सरी लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए, स्टेट की इन दोनों बॉडीज में फ्यूजन देखने को मिलता है। वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है। इस केस में प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा ताकत देखने को मिलती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के द्वारा चुने गए मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि इस सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक सेपरेशन है। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास असली ताकत है और वो भारत के प्रेसिडेंट की सेरेमोनियल पावर से बहुत ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। भारत में पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्योंकि प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं, इस वजह से देश के कोने कोने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के न होने से डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। इससे हो ये सकता है कि अगर बहुत से मिनिस्टर्स देश की एक जगह से आते होंगे तो वो अपने एरिया पर ज्यादा फोकस करेंगे और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट शायद कम हो पाए। भारत में भी अगर देखें तो ये इतिहास रहा है कि जो भी रेलवे मिनिस्टर आता है
वो कहीं भी ट्रेन रुकवाए न रुकवाए अपने गांव के आसपास जरूर रुकवाता है। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बने तो रेलवे के काफी प्रोजेक्ट उनके एरिया के आसपास से ही निकाल लिए गए, यहाँ तक कि अच्छी ट्रेनें भी वहाँ पे रुकवाई जाने लगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 प्रकार का होता है। इसमें एक प्रकार है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, जो कि भारत है, और इसमें हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होता है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें इनडायरेक्टली भारत के लोगों द्वारा ही इलेक्ट किया गया है। दूसरी टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है मोनार्कियल डेमोक्रेसी, जो जापान, ब्रिटेन जैसे देशों में देखने को मिलती है, और इस सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट मोनार्की होती है। अब उन कारणों की बात करते हैं जिस वजह से भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। पहला कारण था कि भारत ने स्टेबिलिटी के बजाय अकाउंटेबिलिटी को प्रेफर किया, क्योंकि भारत के इतिहास में जो अंग्रेजों की सरकार थी वो भी स्टेबल थी, मगर लोगों के प्रति अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा कारण था प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर्स एक इंसान के हाथ में, यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में वेस्टेड होना। इससे अब्यूज ऑफ पावर के सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। तीसरा कारण है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में देश के अलग अलग हिस्से से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो उन एरियाज की परेशानियां हल करने में मदद करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अवर 7th salient feature of Indian Constitution, which is that Constitution provides guaranteed fundamental rights। भारत का संविधान अपने नागरिकों को गारंटीड फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है इन केस अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो वो अपने राइट्स पाने की मांग कर सकता है। जब हम गारंटीड फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। सिटीजन्स को अपने राइट्स ना मिलने पर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उन्हें भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था से होकर नहीं गुजरना होगा कि पहले लोअर कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट आपकी पिटीशन जरूरी ना लगने पर सुनवाई करने से इनकार कर दे। भारत में जुडिशरी सिस्टम के लिए कहा जाता है कि व्हील्स ऑफ जस्टिस इन इंडिया मूव स्लोली। कुछ तो ऐसे भी केस रह जाते हैं जिससे विक्टिम के मरने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ये ना तो विक्टिम के लिए अच्छा है और ना ही एक्यूज्ड के लिए। विक्टिम को पूरी जिंदगी इंसाफ नहीं मिल पाता और दूसरी तरफ एक्यूज्ड को पूरी जिंदगी एक्यूज्ड बनकर ही रहना होता है, भले ही उसने कुछ किया हो या ना किया हो। सो इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से अपनी राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। नो नीड टू एंटर द एंटायर लीगल प्रोसीजर। इन द केस इफ सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड अ रेमेडी टू द पर्सन। द 8th salient feature is that Indian Constitution provides a welfare state। जो स्टेट देश के नागरिकों की भलाई के लिए काम करे उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। अंग्रेजों के समय में भारत में वेलफेयर स्टेट नहीं हुआ करती थी, उस समय पुलिस स्टेट हुआ करती थी, जिसकी जिम्मेदारी थी सिर्फ देश को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करके रखना। देश के नागरिकों के वेलफेयर के बारे में सोचना इनका काम नहीं था। ये लोग देश को बाहरी खतरों और देश के अंदर हो रहे डिस्टर्बेंस से इसलिए प्रोटेक्ट करके रखते थे क्योंकि उन्हें अपने ट्रेड के इफेक्ट होने का डर था। भारत के संविधान निर्माता एक ऐसी स्टेट चाहते थे जो लोगों के वेलफेयर की सोचे। इस वजह से संविधान के पार्ट 4 में स्टेट के लिए बहुत से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिससे कि वो सिटीजन्स की हेल्थ, एजुकेशन, बेटर लाइवलीहुड के लिए काम करे। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी में दिए गए प्रिंसिपल स्टेट को पॉलिसी फॉर्मेशन में डायरेक्ट करते हैं, जिससे हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंच सकें। आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी विल टॉक अबाउट द 9th salient feature ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज एडल्ट सफरेज। भारत का संविधान हर 18 साल से ऊपर की आयु के नागरिक को, फिर चाहे उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वोट देने का अधिकार देता है। भारत के संविधान के बनते ही सबको अधिकार मिले। दुनिया के कुछ देशों में तो अभी भी लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अमेरिका प्राइड देमसेल्व्स बाय सेइंग दैट विद द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। वे अमेरिका में 1930s में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए गए और सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद अमेरिका में ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स 1960s में दिए गए। अमेरिका ने 180 साल लगा दिए अपने ही सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स देने में। आफ्टर ऑल दिस कैन अमेरिका बी कॉल्ड एज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। देश में डेमोक्रेसी के हमेशा के लिए टिके रहने के लिए फेडरलिज्म का भी होना बहुत ही जरूरी है। फेडरलिज्म यानी कि वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। आइए फिर जानते हैं किसी भी देश में फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल फीचर्स मौजूद होना जरूरी है। पहला और से ज्यादा जरूरी फीचर है ड्यूअल गवर्नमेंट। एक फेडरल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स स्टेट और सेंटर के बीच बटी होती हैं। सेंटर और स्टेट के बीच का पावर डिस्ट्रीब्यूशन देश की पार्लियामेंट, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है, उससे किसी लॉ से नहीं बल्कि देश के संविधान से निश्चित होना चाहिए। फेडरलिज्म कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत में मौजूद है। फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है। अगर भारत की बात करें तो हमारे संविधान में शेड्यूल 5 के अंदर लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 मौजूद हैं। लिस्ट 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर सेंट्रल लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 के सब्जेक्ट्स पर स्टेट लॉ बना सकती है और लिस्ट 3 के सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जो भी लॉ बनेगा उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर भी उसी के पास रहेगी। सेकंड इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश में फेडरलिज्म होने के लिए जरूरी है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश में लॉज बने, न कि देश की पार्लियामेंट के मन मुताबिक।
नहीं तो पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास रखेगी और स्टेट के पास पावर के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। इस हालत में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलेगा और देश फेडरल नहीं रह पाएगा। तीसरा फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी को स्टेट और सेंटर दोनों के प्रति इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हर मुद्दे को इम्पार्शियल तरीके से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर में किसी पार्टी की सरकार है और स्टेट में किसी पार्टी की सरकार है। जुडिशरी सेंटर से इन्फ्लुएंस है, इसलिए स्टेट के खिलाफ फैसला दे देती है। इससे सेंटर बहुत ताकतवर हो जाएगा और स्टेट के पास पावर नहीं बचेंगी। ये देश के फेडरल सिस्टम के लिए एक खतरा है। एंड फोर्थ एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल स्टेट इज टू हैव अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने से देश की पार्लियामेंट लॉज नहीं बदल सकेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फंडामेंटल फीचर्स के खिलाफ जाकर कुछ भी करना संविधान अलाउ नहीं करता है। हमारे देश के संविधान का रिजिड येट फ्लेक्सिबल होना देश में फेडरलिज्म को बल देता है। लेकिन हमेशा से भारत के फेडरल होने पर सवाल उठते रहे। काफी देशों के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि भारत एक फेडरल सिस्टम नहीं है। आइए जानते हैं उन रीजंस को जिस वजह से भारत के फेडरल सिस्टम पर सवाल उठते रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में सेंटर को स्टेट से बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ये प्रोविजन सेंटर के हाथों में ढेर सारे मुद्दों पर स्टेट से कई ज्यादा पावर दे देते हैं। और अगर सेंटर और स्टेट ने अपने अपने सब्जेक्ट्स में लॉज बनाए, इसके बाद अगर सेंटर और स्टेट के लॉज में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो लॉज मेड बाय द सेंटर विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। अमेरिका जो कि फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वहाँ पर कुछ मैटर्स सेंटर के हाथों में दिए गए हैं, बाकी सभी मैटर्स स्टेट के पास हैं। भारत में हमारे पास 3 लिस्ट हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट्स को दर्शाया हुआ है, लेकिन दुनिया के सभी सब्जेक्ट्स उस लिस्ट में नहीं लिखे हुए हैं। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जिसमें दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। ये लिस्ट 1950s में लिखी गई थी। अगर अब कोई रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मतलब कोई भी अगर नया सब्जेक्ट जैसे AI, क्रिप्टो करेंसी कुछ भी जोड़ना होता है तो वो सेंटर को दे दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नर जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट करा जाता है। ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक तरह से सेंटर के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर के पास तो जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन दोनों कराने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट एक तरह से सेंटर ही करती है। और भी अगर बात करें तो सेंटर के पास काफी बजट रहता है, वहीं स्टेट्स फाइनेंशियली उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती हैं, जबकि स्टेट को बिजली, पानी आदि की सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करनी है। संविधान में ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिससे सेंटर कुछ मामलों में स्टेट सब्जेक्ट्स पर भी लॉज बना सकती हैं। भारत में सेंटर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज भी कर सकती है और अगर इमरजेंसी लग जाए तो आर्टिकल 356 के हिसाब से स्टेट की पावर सेंटर के पास चली जाती हैं। अगर हम इन सभी बातों को गौर करें तो ये यही दिखाते हैं कि इंडिया इज नॉट ट्रूली अ फेडरल सिस्टम। किसी भी देश में फेडरलिज्म का डेमोक्रेसी जिंदा रखने के लिए काफी बड़ा रोल है। आइए अब हम जानते हैं फेडरल सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में। फेडरलिज्म भारत जैसी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। भारत में कर्नाटका का यूपी से बहुत अलग कल्चर है, ऐसे ही दिल्ली मिजोरम के कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वहाँ के समाज को समझकर उनका वेलफेयर करना है तो ये जरूरी है कि हर एक जगह की एक लोकल गवर्नमेंट हो। इसके अलावा अगर मिजोरम के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो अपने आसपास रह रहे किसी अथॉरिटी से बात करेगा, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इन्हीं कुछ वजहों से देश में पावर का बंटवारा नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि भारत पर ये आरोप लगते हैं कि भारत एक फेडरल देश नहीं है, इसमें सेंटर की पावर स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है, मगर ये सच नहीं है। सेंटर के पास ज़्यादा पावर होने का कारण है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे भारत का संविधान काफ़ी हद तक प्रभावित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने नेचर में काफ़ी सेंट्रलाइज था, जिस वजह से भारत के संविधान में भी थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड बायस देखने को मिलता है। इसके अलावा जिस समय भारत का संविधान लिखा गया था उस समय ये जरूरी था कि सेंटर के पास अधिक ताकत हो, क्योंकि स्टेट ऑफ हैदराबाद जैसे प्रेस्टीज स्टेट्स भारत से जुड़ने को तैयार नहीं थे। जब ये राज्य भारत से जुड़े, अगर इन्हें सेंटर से ज़्यादा ताकत दे दी जाती तो ये फिर से अलग होने की डिमांड करने लगते। भारत के उस वक्त तक पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात भी बन रहे थे। इसके लिए ज़रूरी था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारे पास हो जिससे हम एक्सटर्नल एग्रेशन का सामना आराम से कर पाएं। In the next video we will talk about the preamble of Indian Constitution. I hope you enjoyed the video. We will meet in the next video.